Assalamualaikum class, वेलकम टू द वीक 6 लेक्चर ऑफ वेब प्रोग्रामिंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फॉर्म किस तरह क्रिएट होते हैं, फॉर्म के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग है, कितने एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स को किस तरह इंप्लीमेंट करना है। दो मेथड्स देखे थे, गेट और पोस्ट का मेथड किस तरह काम करता है। आज वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि HTML के 5 आने के बाद क्या क्या फॉर्म के अंदर, जो हमने पिछले लेक्चर में फॉर्म क्रिएट किए थे उनके अंदर क्या क्या इन्हांसमेंट्स हो गई थी और HTML किस तरह काम करना स्टार्ट हुआ था। ओके, HTML5 ने क्या किया था, जो हमारा फॉर्म था जिस पे हम पहले काम करे थे, यानी लास्ट लेक्चर में जो भी हमने फॉर्म के एट्रीब्यूट्स पढ़े उसमें दो न्यू एट्रीब्यूट्स ऐड कर दिए थे एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स में, एक न्यू एलिमेंट का और एक एग्जिस्टिंग एलिमेंट का। एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स वही सारे एलिमेंट थे जो पीछे हमने सारे पढ़े। कौन से एलिमेंट्स थे? ये सारे टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड फील्ड, हिडन फील्ड, चेक बॉक्स। और इसके अलावा कुछ न्यू एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस कराए थे। वो न्यू एलिमेंट्स किसके लिए इंट्रोड्यूस कराए गए थे? जो आपके फॉर्म्स की, आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए बेसिकली यूज़ होते थे। किस तरह वो फॉर्म के एट्रीब्यूट्स हमारी सिक्योरिटी के लिए यूज़ हो रहे थे, वो फर्दर हम वन बाय वन एक एक एलिमेंट पढ़ेंगे और हमें समझ आएगा कि किस तरह के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो HTML5 ने इंट्रोड्यूस कराए थे। फर्स्ट वन इज़ द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट क्या करता है? ये बताता है कि जो फॉर्म की फील्ड है ये मैंडेटरी है, आपने इसको एम्प्टी नहीं छोड़ना, आपने इसको मस्ट फिल करना ही है। जिस तरह आप लोग कोई भी फॉर्म फिल करते हो, लॉगिन करते हो, रजिस्टर होते हो जीमेल पे, वो आपको कहता है एंटर योर यूज़र नेम, उसके साथ स्टैरिक लगा होता है, या तो स्टैरिक लगा होता है या नीचे उसके पास मैसेज आ रहा होता है कि लाजमी आपने अपना नाम लिखना है। अगर आपने अपना नाम ना लिखा तो आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव नहीं कर सकते। ये क्या होती है? रिक्वायर्ड फील्ड होती है, यानी कि मैंडेटरी फील्ड होती है, आपने लाजमी उसमें डाटा सबमिट कराना होता है। टेल द ब्राउजर टू ओनली सबमिट द फॉर्म इफ द फील्ड इन क्वेश्चन इज फिल्ड आउट। यानी कि रिक्वायर्ड फील्ड जो होती है वो फॉर्म को ये बताती है कि इस फील्ड में यूज़र ने डाटा फिल कर दिया है, अब आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर तो यूज़र उसमें डाटा फिल नहीं करता तो वो आपको एक एरर मैसेज शो करता है कि आपने ये जो फील्ड है इसमें डाटा मस्ट पुट करना है। इंश्योर दैट ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय द यूज़र। ये क्या करती है फील्ड? ये फील्ड जो है रिक्वायर्ड फील्ड, ये इंश्योर करती है कि जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हमें यूज़र से चाहिए थी उसने वो हमें एक्यूरेट प्रोवाइड की है। अब इसका सेंटेक्स किसका होता है? आपने इनपुट टाइप टेक्स्ट ही लिखना होता है, क्योंकि आपका टेक्स्ट बॉक्स है, फील्ड बनानी है आपने, इसलिए आपने उसकी इनपुट टाइप क्या रखी? टेक्स्ट। उसका नेम आप कोई भी नाम डिसाइड कर सकते हैं सॉरी बेटे। उस नाम के बाद नेक्स्ट जो कीवर्ड लिखा हुआ है ये रिक्वायर्ड का, ये कीवर्ड ये बताता है कि ये HTML5 का जो एडवांस एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड का वो यूज़ करे। अब जैसे ये रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट यहाँ पर इसको मिल गया कोड में, इससे समझ आई फॉर्म को ये कि जो भी आप टेक्स्ट फील्ड बनी आएगी नेम वाली, उसके अंदर यूज़र नेम मस्ट कोई ना कोई डाटा जो है वो पुट किया होना चाहिए। ओके, ये सारा सेंटेक्स बेटे ऊपर वैसा ही है जिस तरह हम पहले लास्ट लेक्चर वीक 5 में करते आए हैं, उसमें हमने फॉर्म क्रिएट किया है। अब सबसे जो एलिमेंट पहला है रिक्वायर्ड फील्ड का, वो कहाँ हमने इंप्लीमेंट किया है? फॉर्म के अंदर। किस फील्ड में? टेक्स्ट टाइप पे। हमने क्या लिखा है? प्लीज़ एंटर योर नेम, पीछे लिखा है प्लीज़ एंटर योर नेम, आगे क्या होगा? एक टेक्स्ट फील्ड बनी आएगी। टेक्स्ट फील्ड के लिए हमारा क्या सेंटेक्स है? इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। आपकी मर्जी इसका नाम डिफाइन करना है तो कर दें, अदरवाइज आप वो छोड़ दें। आपने यहाँ पर कीवर्ड लिख दिया रिक्वायर्ड। ये जो रिक्वायर्ड कीवर्ड है ये यूज़र को ये बताएगा कि अगर उसने इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी एंटर ना किया तो आपने फॉर्म को आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करने देना। ये सबमिट वाला बटन जो है वो क्लिक ना हो, यूज़र को मैसेज दे कि जी आपने इस टेक्स्ट फील्ड में कोई ना कोई फॉर्म फिल करना है। जब आपने इस फॉर्म को एग्जीक्यूट किया तो ये आपको इस किस्म की इन्फॉर्मेशन दे देगा। आपके पास पीछे लिखा आ रहा होगा प्लीज़ एंटर योर नेम, और उसके बाद ये आपके पास एक टेक्स्ट फील्ड बनी आ रही है। अगर आपने ये एम्प्टी छोड़ दी तो आपको एक एरर मैसेज शो होगा कि आपने प्लीज़ ये फॉर्म जो है वो फिल करना है। अगर तो आपने इसमें अपना नाम लिख दिया, कोई भी आपने नाम लिख के इसमें डाटा सबमिट कर दिया तो एरर मैसेज आपके पास नहीं आएगा। किस तरह वेबसाइट को, वेब पेज को किस तरह पता लगा है कि ये फील्ड मैंडेटरी है? हमने क्या किया था अपनी कोडिंग में ही, जहाँ पर ये टेक्स्ट फील्ड क्रिएट की थी उसके साथ रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट लिख दिया था, जो कि ये यूज़र को बता रहा था कि ये फील्ड जो है वो मैंडेटरी फील्ड है। नेक्स्ट आपके पास सेकेंड जो एट्रीब्यूट है वो क्या है? प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। अब प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट क्या करता है? बताता है कि जो फील्ड है उसमें आपने किस किस्म का डाटा एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करना है, नाम एंटर करना है तो स्मॉल कैरेक्टर्स में एंटर करना है या कैपिटल कैरेक्टर्स में एंटर करना है, 30 कैरेक्टर्स का नाम एंटर करना है, या जो भी आपके प्लेस होल्डर यानी कि जो भी आपका टेक्स्ट वाला डाटा वो किस किस्म का डाटा होल्ड करेगा, उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है? प्लेस होल्डर। अलाउज अ शॉर्ट हिंट टू बी डिस्प्लेड इनसाइड द फॉर्म एलिमेंट। क्या करता है? यूज़र को एक हिंट दे देता है कि आपने इस टेक्स्ट फील्ड में किस किस्म का डाटा डालना है।
ठीक है। टेल द यूजर व्हाट डाटा शुड बी एंटर इन दैट फील्ड। इसका सेंटेक्स किस तरह होता है, इनपुट टाइप आपने टेक्स्ट की लिखी, उसका कोई भी आपने नाम डिफाइन कर दिया, नाम के बाद आपने जो एट्रीब्यूट लिखा है वो किसका लिखा है, प्लेस होल्डर कीवर्ड, और उसमें लिखा क्या नज़र आना चाहिए वो आपने क्या करना है, आगे फर्दर इन्वर्टेड कॉमास में दिखा देना है। ये जो प्लेस होल्डर वाला एट्रीब्यूट है ये करेगा कि ब्राउज़र को ये बताएगा कि इस फील्ड में किस तरह का डाटा रखना है। अब यूज़र को कैसे पता लगेगा किस तरह का डाटा रखना है, आपने वो प्लेस होल्डर में लिख देना है जो कि यूज़र को नज़र आए, हिडन फॉर्म में यूज़र को नज़र आएगा। कैसे नज़र आएगा, हमने दोबारा से सेम वही फॉर्म क्रिएट किया जो हम पहले क्रिएट करे थे। हमने एक फील्ड बनाई, टेक्स्ट की, इनपुट टाइप उसकी टेक्स्ट रखी, उस फील्ड को एक तो हमने कर दिया रिक्वायर्ड कि ये फील्ड मैंडेटरी है, दूसरा इस पर क्या लगा होना चाहिए, प्लेस होल्डर भी लगा होना चाहिए जो कि यूज़र को बताए एक तो ये फील्ड मैंडेटरी है। अब इस मैंडेटरी फील्ड में आपने किस किस्म का डाटा डालना है, आपने क्या करना है, सिर्फ अपर लेटर जो है उसी का ही डाटा एंटर करना है। ओके, अब जैसे फॉर्म को एग्जीक्यूट किया आपके पास इस तरह का बेटे पेज डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। जो पिछली स्लाइड में कोड है आप उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास ये डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। क्या लिखा नजर आएगा, प्लीज़ एंटर योर नेम। अब इस फॉर्म के अंदर आप गौर से देखें, इसके अंदर क्या लिखा है, ओनली अपर केस लेटर। ये यूज़र को हिंट दी हुई है कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने जो भी डाटा एंटर करना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। छोटे वर्ड्स में कोई भी डाटा एंटर आप लोगों ने नहीं करना। देन आप सबमिट कर देंगे। अगर आप इस फील्ड को एम्प्टी छोड़ के सबमिट के बटन पे क्लिक कर देते हैं तो ये आपको क्या करेगा, एक एरर मैसेज भेज देगा। वो एरर मैसेज भेजेगा कि जी प्लीज़ फिल दिस एट्रीब्यूट। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर ये भी लगाया हुआ है, ये रिक्वायर्ड भी होना चाहिए और प्लेस होल्डर से यूज़र को पता चले कि किस किस्म का डाटा एंटर करना है। ओके, थर्ड एट्रीब्यूट जो HTML5 ने इंट्रोड्यूस कराया था वो पैटर्न मैचिंग का था। पैटर्न मैचिंग जो थी वो हम बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हमें ये पता लगता है उसमें 1 2 3 एंटर करना है, ABC कैपिटल एंटर करनी है, स्मॉल एंटर करनी है, या ABC पे एंटर करनी है, और 1 2 3 भी टेक्स्ट फील्ड में एंटर करना है। वो किससे पता लगता है हमें, एट्रीब्यूट, पैटर्न एट्रीब्यूट से। करता क्या, enables you to provide a regular expression that the user input must match in order to be considered valid। एक हम रेगुलर एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर देते हैं। सपोज स्मॉल a से लेके स्मॉल g तक अगर यूज़र ने वर्ड कोई भी एंटर किया तो उसको अलाउ कर दो। अगर तो यूज़र ने कैपिटल A से लेके कैपिटल G तक कोई भी वर्ड एंटर किया तो उसको अलाउ नहीं करना। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, पैटर्न मैचिंग होती है, जिसमें हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन कर देते हैं। ये हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन है जी, इसमें से कोई भी वैल्यू यूज़र ने अगर एंटर की तो वो ओके है। अगर इस स्मॉल a से स्मॉल g के बाहर यूज़र ने कोई वैल्यू एंटर की तो वो ओके नहीं है। ओके, हमने क्या करना है, इसके लिए कोड किस तरह लिखते हैं, इनपुट टाइप हमने टेक्स्ट फील्ड ही क्रिएट की, उसमें हमारा पैटर्न क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन का पैटर्न हम रख लें, या फिर पैटर्न हम इस तरह लिख दें A to Z और 1 to 20। ये आपकी मर्जी, आप कोई भी पैटर्न यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ओके, अब हमने अपने फॉर्म में क्या किया, दोबारा इनपुट टाइप बनाई टेक्स्ट की, उसमें प्लेस होल्डर लिखा कि यार प्लीज़ आप इसमें अपर केस लेटर ही एंटर करें। साथ हमने पैटर्न रख दिया कि पैटर्न होना चाहिए A से लेके Z तक अल्फ़ाबेट होने चाहिए और 1 से लेके 20 तक नंबर होने चाहिए। अगर यूज़र 21 नंबर एंटर करेगा तो एरर मैसेज देना है, और अगर A to Z के बाहर यूज़र कोई करैक्टर एंटर कर देता है, जैसे ये स्टैरिक एंटर कर देता है या @ एंटर कर देता है, .com एंटर कर देता है, तो यूज़र को अलाउ नहीं करना। ओके, अब देखो प्लेस क्या, प्लीज़ एंटर योर नेम, उसने ये टेक्स्ट फील्ड बनाई, उसमें उसने एक मैंडेटरी फील्ड रखी हुई थी, फील्ड ही रखी। इसमें पहले इस पर अपर केस लगाया होगा कि जो भी आप डाटा एंटर करें वो अपर केस में एंटर करें। सपोज यूज़र ने क्लिक करके इस पर क्या एंटर कर दिया, कैपिटल A और 1। जैसे ही यूज़र ने कैपिटल A और 1 लिख के इसको एग्जीक्यूट किया तो इसने क्या किया, आपको एक एरर मैसेज भेज दिया। एरर मैसेज भेज दिया, प्लीज़ मैच दी रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, क्या आपने जो है वो डाटा जो है वो सही सेंड हमें नहीं किया। तो इसने क्या किया, हमें एरर मैसेज शो कर दिया। क्यों एरर मैसेज शो किया, क्योंकि इसने हमें जो फॉर्मेट दिया था उसमें इसने लिखा था स्मॉल a to स्मॉल g तक, कैपिटल A का फॉर्मेट उसने दिया ही नहीं था। इसलिए उसने कहा आपने जो इसमें वैल्यू एंटर की है वो A की गलत है, उसको आप स्मॉल में करेंगे तो ही वो सही होगा। जो 1 था उसकी वैल्यू हमें लिमिट दी थी 1 से लेकर 20 तक, कोई भी वैल्यू यूज़र एंटर कर सकता है तो वो सही है, मगर जो उसके पीछे करैक्टर वैल्यू है वो गलत है। इसलिए इसने हमें एरर मैसेज दिया कि आपकी जो वैल्यू है वो इनवैलिड है। जिस तरह आप पासवर्ड लिखते हैं, आप सपोज पासवर्ड लिख दें हेरा,
या जो भी आपका नाम है, अली, जो भी आपने नाम लिख दिया, वो आपको एरर मैसेज देता है प्लीज़ यूज़ 6 अल्फ़ाबेट पासवर्ड, मस्ट कंटेन सम सिंबल, मस्ट कंटेन सम डॉट, मस्ट कंटेन सम स्पेशल सिंबल, ऐसी सारी चीज़ों आपको कहता है। वो क्या हो रहा होता है, वो इस पैटर्न मैचिंग से ही हो रहा होता है सब। ओके, दी पैटर्न मैचिंग एट्रीब्यूट में अब जो पैटर्न मैचिंग हम बनाते हैं, ये देखो ये क्रिएट किया, आप ये देख रहे हो 2 ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। अब उसके डिफरेंट फॉर्मेट हैं पैटर्न मैचिंग के, वो किस तरह हम रेगुलर एक्सप्रेशन अपनी लिख सकते हैं, उसके लिए क्या क्या एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं। वो फर्स्ट वन क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या करती है, मेक अ क्लास ऑफ करेक्टर्स के इसके बीच में किस तरह के करेक्टर आने चाहिए उसकी एक क्लास क्रिएट कर लेती है। सपोज स्मॉल a टू स्मॉल g, कॉमा कैपिटल A टू कैपिटल G। अब जो पहली रेगुलर एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगी, वो स्मॉल अल्फ़ाबेट भी सिलेक्ट करेगी और कैपिटल अल्फ़ाबेट भी सिलेक्ट करेगी। ओके, ये वाला जो सिंबल है, अब ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, मीन्स रेंज ऑफ करेक्टर। ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर स्मॉल माइनस का साइन है A टू Z और यहाँ पर 0 to 9 ये साइन नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये जो माइनस वाला साइन है ये आपको क्या बताता है, रेंज क्या होगी, यानी कि A से लेके Z तक जितने भी सारे एलिमेंट हैं, 0 से लेके 9 तक जितने भी अंदर एलिमेंट आते हैं, ये रेंज बताती है। ओके, ये वाला सिंबल अब क्या बताता है, निगेट्स दी क्लास ऑफ करेक्टर। क्या करता है, जो आपकी ये क्लास ऑफ करेक्टर है इनको निगेट कर देता है, यानी कि 0 से लेके 9 तक जितने नंबर आते हैं उन नंबर के अलावा अगर यूज़र कोई नंबर एंटर करे तो उसको ओके करना है, अदरवाइज ओके नहीं करना है। निगेटेड वर्जन हमेशा क्या करता है, ऑपोजिट आउटपुट देता है। अभी ये कह रहा है कि 0 से लेके 9 के अलावा जितने नंबर हैं वो सारे हमारे एक्टिव होने चाहिए। ओके, एन क्या करता है, मैचेस अ करेक्टर क्लास और सब पैटर्न फॉर एन टाइम्स। कितनी दफ़ा या कितने नंबर्स आपका जो पैटर्न है या जो आपने ये सब क्लास क्रिएट की है उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। एन क्या करता है, मैचेस अ करेक्टर क्लास और सब पैटर्न फॉर मिनिमम एन टाइम्स एंड मैक्सिमम एन टाइम्स, के कम से कम जो लफ्ज़ है वो भी आ जाए और जो मैक्सिमम लफ्ज़ है वो भी आ जाए। ये किस तरह आता है, आप कॉमा दे देंगे यहाँ पर 2,5 कि आपका जो मिनिमम करेक्टर होना चाहिए वो 2 होने चाहिए और मैक्सिमम करेक्टर आपके कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। ओके, एग्जाम्पल दी हुई है पैटर्न मैचिंग की, सिर्फ आपने अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करने और अलाउड लेंथ कितनी होनी चाहिए उन अल्फ़ाबेट्स की, 20 तक, 1 से लेके 20 तक अल्फ़ाबेट्स की लेंथ होनी चाहिए, यानी कि यूज़र एक लफ्ज़ भी एंटर कर सकता है और उससे ज़्यादा भी। अब पैटर्न हमने क्या किया, अल्फ़ाबेट्स क्रिएट किया, हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट रखी और उसका पैटर्न क्या क्रिएट करना है, हमने कहा स्मॉल a से लेके स्मॉल z तक जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो, और कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक जितने अल्फ़ाबेट हैं वो भी हो जाएं, मगर उनकी लेंथ सिर्फ 20 तक होनी चाहिए, यानी कि 1 होनी चाहिए या फिर 20 होनी चाहिए। ये 1 क्या बता रहा है n और ये 20 क्या बता रहा है m, कि मिनिमम एक करेक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए। ओके, अब देखो दोबारा उसने क्या किया है, एक क्रिएट की है टेक्स्ट फील्ड और उस पर भी एक पैटर्न क्रिएट किया है। पैटर्न के लिए उसने अल्फ़ाबेट्स के लिए कौन सी एक्सप्रेशन क्रिएट कर ली, A टू Z एंड कैपिटल A टू Z। अलाउड लेंथ के लिए उसने क्या किया, 1 से लेके 20 तक ही उसके करेक्टर हो सकते हैं, मिनिमम एक करेक्टर एंटर कर सकता है और मैक्सिमम जो है वो 20 करेक्टर एंटर कर सकते हैं। अब ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये क्या करता है, ये अलाउ करता है कि स्पेस भी यूज़र उस टेक्स्ट फील्ड में जो है वो दे सके। फॉर एग्जांपल हेरा के बाद स्पेस आप देना चाहते हैं तो उसके लिए आपने जो कोड में लिखना है वो ये खाली एम्प्टी ब्रैकेट लिख देनी है। फिर आपने लास्ट नेम अगर एंटर कराया है तो लास्ट नेम के लिए लेंथ भी उसने दोबारा A टू Z सेट किया और कैपिटल A टू Z सेट किया और उसकी भी अलाउेबल वैल्यू जो वो सेट की। अगर आप ये लास्ट नेम की वैल्यू नहीं सेट करना चाहते तो आप ये नहीं भी कर सकते, आप यहाँ पर भी जाके अपना कोड जो है वो क्लोज कर सकते हैं कि अपना नाम दे और उसके बाद स्पेस दे दे, या नाम दे उसके बाद स्पेस दे और फिर लास्ट नेम एंटर करे तो दोबारा से आप उसके लिए पैटर्न डिफाइन कर दें कि लास्ट नेम का पैटर्न किस तरह का होना चाहिए। ओके, एक और पैटर्न की एग्जांपल दी हुई है जिसमें उसने डिजिट्स की वैल्यू ली हुई है सारी। उसने कहा है 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स आप कोई भी एंटर कर सकते हैं, मगर लेंथ क्या होनी चाहिए डिजिट की, 2, यानी कि 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए, उससे ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं हो सकती, आप 3 टाइम वैल्यूज़ एंटर नहीं कर सकते। उसके बाद उसने क्या किया, ये जो माइनस वाला सिंबल है ये सिंबल सिर्फ शो कराया है, ये सिर्फ सिंबल शो कराएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपका 0 to 9, ये क्या करेगा, 0 to 9 तक जितने करेक्टर हैं वो उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, 2। फिर दोबारा उनके बीच में माइनस का साइन नज़र आए, यानी कि ये वाला 1 हटा के हमने पहले 2 करेक्टर एंटर किए 0 0, माइनस अगले 2 करेक्टर एंटर किए 1 1, उसके बाद माइनस अगले 4 करेक्टर एंटर करना है, ठीक है। अगले 4 हमने करेक्टर कर दिए 0 0 एंड 1 1।
ये इस किस्म का फॉर्मेट जो है वो आपका सिलेक्ट होगा। ये फॉर्मेट हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने CNIC वगैरह एंटर करना होता है, जिसमें आपके पास फर्स्ट 5 कैरेक्टर होते हैं, फिर डैश लगी होती है, फिर आपके पास 6 कैरेक्टर होते हैं, फिर डैश लगी होती है, फिर आपके पास 1 कैरेक्टर होता है। ये उनके लिए फॉर्मेट यूज़ होता है। ये पैटर्न मैचिंग सिखाई हुई है कि किस तरह बनाई जाती है पैटर्न मैचिंग। ये भी सिमिलर वैसी पैटर्न मैचिंग बनाई है जिसमें हमने पहले 5 कैरेक्टर एंटर करने की आपकी CNIC का ही फॉर्मेट बताया है, फिर उसके बाद डैश डालनी है, फिर उसके बाद 7 कैरेक्टर एंटर करना है, फिर उसके बाद डैश डालनी, फिर उसके बाद एक ही कैरेक्टर एंटर करना है। ये आपकी CNIC का फॉर्मेट बताया हुआ है। ओके, नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट हमारे पास आ जाता है पैटर्न मैचिंग के बाद, फोर्थ एट्रीब्यूट इज डिसेबल्ड एट्रीब्यूट। डिसेबल्ड एट्रीब्यूट करता क्या है, हैव अ कंटेंट ग्रेड आउट इन द ब्राउजर, प्रोहिबिट द यूजर फ्रॉम फोकसिंग ऑन अ फॉर्म कंट्रोल दैट हैज डिसेबल्ड। ये क्या करता है कि यूज़र को उस फॉर्म की फील्ड से उसका कंट्रोल हटा देता है जिसको हमने ऑलरेडी डिसेबल किया हो। यानी कि सपोज आप लोगों को वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के लिए फॉर्म में पूछता है, मगर डिपार्टमेंट उन्होंने ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कंप्यूटर साइंस लिख के रखा है, तो वहाँ पर आपको एक यू का साइन नज़र आ रहा होता है, सही है, इस किस्म का। आप उस फील्ड को जो है वो असेस नहीं कर सकते। वो कैसे होती है, जब आपने डिसेबल का एट्रीब्यूट यूज़ किया हो। आप देखो एग्जाम्पल के लिए पूरा ऊपर वही फॉर्म है, एंटर योर नेम के बाद हमने एक क्या किया, नया एट्रीब्यूट क्रिएट किया VR का, और उसमें हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट की क्रिएट की। प्लेस होल्डर पे हमने लिखा कि वहाँ लिखा आएगा CIIT वर्चुअल कैंपस, और आगे हमने उसके एट्रीब्यूट को क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया। इनपुट फील्ड जो है वो डिसेबल है। आप ये जो इनपुट फील्ड आप देख रहे हो ये ग्रे कलर की, आप अब क्या कर सकते हो, इसमें कुछ भी एंटर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने इसके साथ डिसेबल का एट्रीब्यूट लगाया कि यूज़र इस फील्ड में कुछ एंटर ना करे अपनी मर्जी से। हमने बाय डिफ़ॉल्ट लिख के रख दिया है कि हम वर्चुअल कैंपस में इस टाइम क्लास ले रहे हैं, तो हमने इसलिए उसको डिसेबल कर दिया। ओके, रीड ऑनली एट्रीब्यूट होता है इसके बाद। ये रीड ऑनली एट्रीब्यूट क्या करता है, यूज़र को अलाउ करता है कि वो सिर्फ व्यू कर सकते हैं आपके फील्ड का या फॉर्म का डाटा, उसमें कुछ एडिट या अपडेट या डिलीट नहीं कर सकते। इट मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द यूज़र टू एडिट द फॉर्म फील्ड। देखो यूज़र को अलाउ ही नहीं करता कि वो उस फॉर्म फील्ड को एडिट कर सकें। इसके लिए हमने क्या करना होता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाई और आगे हमने एट्रीब्यूट सिर्फ क्या रख दिया, रीड ऑनली का, जो कि सिर्फ यूज़र को इतना ही अलाउ करेगा कि वो सिर्फ रीड कर सकता है। दी ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट की नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या क्या है, ऑटो कंप्लीट का है, जो कि आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो होती हैं वो खुद बाय डिफ़ॉल्ट फिल हुई आ रही होती हैं। जिस तरह पाकिस्तान कंट्री लिखा आ रहा होता है आपकी बाय डिफ़ॉल्ट बहुत से फॉर्म्स जो आप फिल करते हैं। दिस विल बी अ ड्रॉप डाउन लिस्ट दैट अपीयर्स व्हेन द यूज़र बिगिंस टाइपिंग। जैसे ही आप P टाइप करते हो नीचे से आपके पास क्या ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाती है और वहाँ पर पाकिस्तान लिखा जाता है। आप क्या करते हो, उस पाकिस्तान पर जाके क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी फील्ड में ऊपर पूरा पाकिस्तान लिखा हुआ आ जाता है। उसके लिए जो एट्रीब्यूट यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है, ऑटो कंप्लीट का एट्रीब्यूट यूज़ होता है। किस तरह ये काम करता है, उसने कहा प्लीज़ एंटर योर नेम, हमने उसकी इनपुट टाइप क्रिएट कर ली टेक्स्ट की, उसका रिक्वायर्ड रख दिया कि ये मैंडेटरी है फील्ड, उसके प्लेस होल्डर पे लिखा के अपर केस आने चाहिए, और उसके साथ हमने एट्रीब्यूट क्या लगा दिया, ऑटो कंप्लीट का लगा दिया। आप ये जो ऑटो कंप्लीट वाला एट्रीब्यूट आ रहा है ये क्या करेगा, ये ऑटो कंप्लीट वाला एट्रीब्यूट आपके जो फॉर्म पे यू ड्रॉप डाउन वैल्यू आना शुरू हो जाएगी कि आपका नेम है, आप जैसे ही H प्लस करेंगे तो नीचे आपको शो करना शुरू कर देगा हेरा, नेक्स्ट हमा, देन एच से जितने भी लफ्ज़ होंगे वो सारे शो करना शुरू कर देगा। आप उसमें से अपने नाम वाला स्पेलिंग चूज़ कर लेंगे और आप इसे क्लिक करेंगे इस अपने नाम वाले स्पेलिंग को, ऑटोमेटिकली आपके फॉर्म में हेरा लिख देगा, आपको खुद से लिखना नहीं पड़ेगा। ओके, दी डाटा लिस्ट एलिमेंट। अब जो डाटा लिस्ट एलिमेंट है ये वैसे ही जिस तरह हमने लिस्ट्स पढ़ी थी ना फॉर्म में, उसी तरह काम करता है। डिफरेंस क्या है, अ टेक्स्ट फील्ड विद अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड ऑटो कंप्लीट ऑप्शन, जिसमें हमारे पास प्री डिफाइंड ऑटो कंप्लीट ऑप्शन आते हैं। ये जो कि मैं आपको पीछे एग्जांपल दे चुकी हूँ। फर्स्ट वी डिफाइन द इनपुट फील्ड विद द लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स, देन वी डिफाइन द डाटा लिस्ट। अब सबसे पहले हमने इनपुट फील्ड डिफाइन करनी होती है कि हम कलर्स की लिस्ट क्रिएट करें, ये हमने लिस्ट का नाम रख दिया कलर्स। लिस्ट के अंदर अब हमने डाटा आइटम्स क्या रखने हैं, डाटा लिस्ट की आईडी क्या है, कलर्स है, उसके अंदर ऑप्शंस क्या है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, जितने भी आप कलर्स के ऑप्शन देना चाहते हैं, सेम वैसे जिस तरह हमारी लिस्ट काम करती है। ओके, अब हमारे पास ये जो आपके पास डाटा लिस्ट की एग्जांपल दी हुई है, आपसे पूछा गया योर फेवरेट कलर, उसको हमने किस तरह लिस्ट में दिखाना है। ऑब्वियसली नीचे हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू में बहुत से ऑप्शंस देने होंगे ना यूज़र को कि जी आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर सिलेक्ट लिखा आ रहा होगा और मल्टीपल ऑप्शन होंगे आपके पास कि कौन सी जो है आपकी फेवरेट कलर है, आप इसमें से चूज़ कर लें। क्या लिखा हुआ है, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, लिस्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं इसलिए हमने कीवर्ड क्या यूज़ किया, लिस्ट, और उसका नाम रख दिया कलर।
अब इस लिस्ट को हम गेट करना चाहते हैं, इसलिए हमें इस लिस्ट की आईडी के साथ डाटा आइटम गेट करने पड़ेंगे। HTML5 में क्या लिखा हुआ है, डाटा लिस्ट, और उसकी आईडी क्या थी, ये कलर्स। ऑप्शंस हमने रखे रेड, ऑप्शन को क्लोज कर दिया, ऑप्शन 2 हमने रखा रेड, यहाँ पर ग्रीन, ब्लू, येलो, आप जो भी रखना चाहते हैं ऑप्शन को रख देंगे। अब ये आएंगे किस तरह ऑप्शन, जैसे आप उस पेज को एग्जीक्यूट करेंगे आपके पास इस तरह लिखाएगा योर फेवरेट कलर, और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी आ रही है। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी आ रही है यहाँ पर मल्टीपल कलर्स होंगे, आप जिसको चूज करेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल कर देगा आपका डाटा जो है वो लिस्ट में से। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास एलिमेंट है HTML5 के, वो एक ईमेल का एलिमेंट है जो इंट्रोड्यूस करा HTML5 ने, एक डेट का एलिमेंट है जिससे आपके सिस्टम की डेट गेट हो जाती है, एक नंबर का एलिमेंट है और एक कलर का एलिमेंट है। ओके, ईमेल का एलिमेंट कैसे काम करता है, यहाँ पर आप देखो टाइप में ईमेल का एलिमेंट हमारे पास स्पेसिफिकली पहले नहीं था, जो कि HTML5 ने इंट्रोड्यूस करा। दिस इंश्योर्स दैट द यूजर एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, यानी कि जैसे ही हम लिखेंगे इनपुट टाइप ईमेल, तो ये जो ईमेल वाली टाइप है ये बता देगी कि यूज़र ने आप जो ईमेल एंटर किया उसमें .coms मस्ट होना चाहिए, उसमें @ का साइन जो है वो मस्ट होना चाहिए। ये वाला एट्रीब्यूट ये चेक करेगा। आपके लिए मैंने फॉर्म बनाया सारा वैसे ही जिस तरह पीछे फॉर्म बना हुआ था, उसमें आपने लिखा प्लीज़ एंटर योर ईमेल। अब ईमेल के लिए हमें पता है उसका कोड कैसे लिखना है, इनपुट टाइप = ईमेल। आपने ईमेल की इनपुट टाइप बनाई तो आपने कोड को जैसे ही एग्जीक्यूट करना है आपके पास जो फील्ड आएगी और वो डाटा लेगी, वो .com का भी डाटा लेगी और @ का भी डाटा लेगी। सेकंड एलिमेंट जो हमारे पास है वो किसका है, डाटा एलिमेंट, डेट का एलिमेंट है। जब हम इनपुट टाइप डेट रखते हैं तो ये क्या करता है, सिस्टम से हमारे पास डेट उठा लेता है। अब आपने क्या किया, प्लीज़ एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, आपकी मर्जी है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करना चाहते हैं, और अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर नहीं की तो वो सिस्टम की बाय डिफ़ॉल्ट जो आज की डेट, टाइम और मंथ आ रहा होगा वो उठाएगा। उसके बाद आप उस पर क्लिक करेंगे, देन आप अपनी डेट उसमें एडिट कर सकते हैं। ओके, कलर एलिमेंट क्या करता है, टू फैसिलिटेट द यूजर टू चूज अ कलर, आप अपनी मर्जी से कलर जो है अपनी वेबसाइट पे सेट कर लेते हैं। उसके लिए आपका जो एट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस कराया था HTML5 ने वो क्या था, इनपुट टाइप = कलर, उसमें आपने अपना कलर सेट कर दिया। प्लीज सिलेक्ट अ कलर, इनपुट टाइप = कलर, आपने उसका फॉर्मेट किस तरह लिखना है, इनपुट टाइप = टाइप कौन सी यूज कर लिए, कलर की टाइप यूज कर लिए। आप जैसे ही आपने इनपुट टाइप कलर को चूज़ किया, उसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर जो आपकी टेक्स्ट फील्ड है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर आ रहा है। आप इसे पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको एक और पॉपअप विंडो दे देगा, इसमें से आप जो भी कलर चूज़ करना चाहते हैं वो कलर चूज़ करके ओके करेंगे तो वो आपका कलर सेट हो जाएगा। ओके, नंबर एट्रीब्यूट इंश्योर्स दैट द यूजर एंटर ओनली द न्यूमेरिक वैल्यू। पहले जो हम चेक लगा रहे थे वो पैटर्न मैचिंग से लगा रहे थे, जबकि HTML5 ने जो न्यू एट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस करा दिया उसमें उसने नंबर, डेट, आपके ईमेल और जो कलर वाला एट्रीब्यूट है वो बाय डिफ़ॉल्ट चेक पे लगा दिया। इसलिए आपके पास टाइप इंट्रोड्यूस होगी नंबर की, जो कि क्या चेक करती थी कि यूज़र ने जो टेक्स्ट एंटर किया वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज होना चाहिए। इनपुट टाइप = नंबर, इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें आपके पास सिर्फ नंबर्स वाली वैल्यू आ रही होगी, वो प्लस माइनस जो भी आप उसको ऐड करना चाहिए, उसके अलावा कोई भी डाटा नहीं आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो आ गया है वो XHTML है। XHTML को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है, ये जो हमारी HTML है इसी का एडवांस्ड वर्जन है, मगर उसकी एक एक्सटेंशन है। XHTML इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू HTML, मोस्टली सिमिलर किससे, हमारी HTML से। ओके, स्ट्रिक्टर वर्जन देन HTML, थोड़ा स्ट्रिक्ट वर्जन है HTML से, जिसके डिफाइंड रूल्स हैं वही हमने फॉलो करने हैं। XHTML इज द HTML डिफाइंड एज XML एप्लीकेशन, यानी कि है तो HTML ही, मगर वो आपने कैसे डिफाइन किया, एज एन XML वर्जन उसका डिफाइन किया, यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको आपने गेट किया हुआ। इट सपोर्टेड बाय ऑल द मेजर ब्राउजर, हर मेजर जो ब्राउजर है जिस तरह क्रोम है, ओपरा है, ये सारे ब्राउजर जो है वो क्या करते हैं, XHTML को सपोर्ट करते हैं। अब XHTML का फॉर्मेट किस तरह होता है, क्या लिखा हुआ है, हमने बॉडी लिखा हुआ है, हेडिंग 1 लिखी हुई है, पैराग्राफ लिखा और बॉडी को बंद कर दिया। अबव विल वर्क इन ब्राउजर्स, अबव कैन वर्क इफ यूज्ड एज एन HTML बट इट विल नॉट वर्क इफ यूज्ड एज XHTML। ये वाला कह रहा है लैंग्वेज दोनों सेम, XHTML और HTML दोनों में थोड़ा सा फर्क है, मगर ब्राउजर जो है वो इसको रन कर देगा, एग्जीक्यूट, ब्राउजर जो है वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। कैसे एग्जीक्यूट कर देगा, जब आपने इसको HTML वाले फॉर्म में सेव किया होगा .html से, मगर XHTML जो है वो इस फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करेगा। उसके लिए क्या फॉर्मेट होगा, इन XHTML
XHTML डॉक्यूमेंट टाइप इज मैंडेटरी। आपके पास जो डॉक्यूमेंट की टाइप है वो मैंडेटरी होती है। द XML and attribute in HTML is mandatory. HTML head, title and body are mandatory. HTML में ये सारी चीज़ें मैंडेटरी होती हैं और XHTML में आपके पास जो डॉक्यूमेंट टाइप होती है वो मैंडेटरी होती है। आगे कोड आएगा बेटे, उसको आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह मैंडेटरी है। इन XHTML एलिमेंट्स मस्ट बी यूज्ड प्रॉपरली। जिस तरह XHTML एलिमेंट्स मस्ट बी प्रॉपरली नेस्टेड। सारे के सारे जितने एलिमेंट होते हैं वो नेस्टेड होते हैं, यानी एक के अंदर एक और टैग होगा, उसके अंदर एक और टैग होगा, उसके अंदर एक और टैग होगा, उसके अंदर एक और टैग होगा। देन ये क्लोज होना शुरू होंगे। यहाँ पर ये टैग क्लोज होगा, फिर ये क्लोज होगा, ये क्लोज होगा, ये क्लोज होगा, ये क्लोज होगा। इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। XHTML एलिमेंट्स मस्ट ऑलवेज बी क्लोज्ड, यानी कि जो टैग ओपन हुआ है उसके साथ मस्ट उसका क्लोजिंग टैग होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी टैग सिंगल एग्जिस्ट कर रहा है, जिस तरह HTML ब्रेक और HR का टैग सिंपली एग्जिस्ट करता है। XHTML एलिमेंट्स कैन बी लोअर केस, हमेशा जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे स्मॉल कैरेक्टर्स में होंगे। XHTML डॉक्यूमेंट मस्ट बी वन रूट एलिमेंट, इनके पास हमेशा डॉक्यूमेंट का एक रूट एलिमेंट होगा और उसके अंदर ये बाकी सब कैटेगरी सारी इंट्रोड्यूस हो रही होंगी। इन XHTML एट्रीब्यूट मस्ट बी इन दी लोअर केस होने चाहिए। वैल्यूज़ जो हैं वो कोटेड होनी चाहिए, जो भी आप वैल्यू डालें वो इन्वर्टेड कोट्स में होनी चाहिए। एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन इज फॉरबिडन, आप एट्रीब्यूट्स को अपनी मर्जी से मिनिमाइज नहीं कर सकते। ये एग्जांपल दी हुई है, अब आपको समझ आएगी क्या है। दिस इज पैराग्राफ एंड दिस इज अनदर पैराग्राफ। ये XML का सिंटैक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने कहा था कि स्मॉल होंगे मगर हर एक के साथ उसका क्लोजिंग टैग होगा। अब पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर एंड किया, तो ये आपके पास क्या है? करेक्ट सिंटैक्स है। ओके, एक और एग्जांपल दी हुई है। ये जो एग्जांपल है ब्रेक की और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन की एग्जांपल है, ये हमारे HTML में तो काम करती है मगर XHTML में काम नहीं करती क्योंकि इसके साथ क्लोजिंग जो है वो टैग नहीं है। इसलिए जब आपने ब्रेक लगानी है XHTML में तो उसके साथ आपने ये क्लोजिंग टैग लगाना है। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम HTML टू XML। अब आपको एक HTML का कोड दिया हो, आपको कहा हो कि इसको कन्वर्ट करें जी XHTML में, तो आपने क्या कर लेना, सिर्फ ऐड एन XHTML डॉक्यूमेंट टाइप टू द फर्स्ट लाइन ऑफ एवरी पेज। आपने क्या करना है, हर पेज पे जहाँ पर पहले HTML से स्टार्ट कर रहे थे उस HTML के ऊपर आपने क्या कर देना है, ये लिख देना है डॉक्यूमेंट टाइप एक्सक्लेमेशन मार्क और इसको बंद कर देना है। Add an XML and attributes to the HTML element of every page। आपने क्या करना है, ये HTML वाला टैग भी जो उसमें है ऐड कर देना है। Change all the elements name to the lower case। जितने भी आपने एलिमेंट लिए होंगे, फॉर एग्जांपल हेडिंग 1 आपने कैपिटल में लिखा होगा, आपने उसको क्या कर देना है, सबको स्मॉल में कर देना है। क्लोज ऑल एम्प्टी एलिमेंट्स। हेडिंग H1 जो भी अगर आपने सिंगली गेट किया इसको भी आपने क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। जो भी एलिमेंट है उसका साथ ही क्लोजिंग टैग एग्जिस्ट करा देना है। चेंज ऑल एट्रीब्यूट्स नेम टू दी लोअर केस। सबको क्या करना है, लोअर केस को एट्रीब्यूट्स को भी गेट कर लेना है, एलिमेंट्स को भी और एलिमेंट के अंदर जो एट्रीब्यूट है, फॉर एग्जांपल टाइप हो गया, नेम हो गया, टाइप हो गया, डेट हो गई, वो सभी स्मॉल कर देना। कोट ऑल एट्रीब्यूट्स, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको इन्वर्टेड कोट्स में लिख देना है। जिस तरह मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा तो टेक्स्ट को इन्वर्टेड कोट्स में कर दिया। ये सारी चीज़ें कर दी तो आपका कोड ऑटोमेटिकली HTML वाला किसमें कन्वर्ट हो गया, XHTML में कन्वर्ट हो गया। अब डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, XHTML डॉक्यूमेंट टाइप इज मैंडेटरी। आपने मस्ट ये वाला जो एट्रीब्यूट है मैंडेटरी लगना है। XMLNS एट्रीब्यूट इन HTML इज मैंडेटरी। ये जो वाला टैब है वो एट्रीब्यूट किसमें मैंडेटरी होता है, HTML में, जिसमें HTML हेड, टाइटल और बॉडी जो है वो दोनों के दोनों मैंडेटरी हैं। ओके, XML क्या है, बाय कंबाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ HTML एंड XML, XHTML वाज डेवलप। जो XML लैंग्वेज थी और जो HTML लैंग्वेज थी, इन दोनों लैंग्वेजेस को कंबाइन करके हमने एक एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज बना दी जिसका नाम क्या रखा गया, XHTML। XHTML is the registered version of HTML. XML is HTML registered with an XML। इसका मतलब क्या, मतलब इन दोनों को कंबाइन करके जो नई लैंग्वेज हमारे पास आई वो क्या आई, XHTML आई। XML is a markup language where document must be marked up correctly, be well formed। यानी कि XML जो फॉर्मेट था उसमें जो भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते थे उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपने लिखना होता था और उस प्रॉपर फॉर्मेट और HTML को कंबाइन करके जो नई लैंग्वेज हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई उसका नाम क्या रखा गया, XHTML रखा गया। दिस इज टुडेज लेक्चर बेटे, जिसमें हमने फॉर्म्स के न्यू एट्रीब्यूट जो कि HTML5 में इंट्रोड्यूस कराए थे वो पढ़े और हमारे XML किस तरह काम करके हमने वो देखा कि क्या है XML के एट्रीब्यूट्स।
इसमें बेटे जितने भी कोड हैं आप वो एग्जीक्यूट कर लेंगे अपने पास, और जिस बच्चे को कुछ समझ नहीं आई वो मुझसे पूछ लेगा। दिस इज़ वीक 6 लेक्चर। वीक 6 के इस लेक्चर के बाद आपका क्विज़ भी होगा, और क्विज़ आपका किस दिन होगा, नेक्स्ट वेडनेसडे वाली ऑनलाइन क्लास में होगा। उसमें वीक 6 तक सब कुछ इन्वॉल्व है, वीक 1 से लेके वीक 6 तक वो हम डिसाइड कर लेंगे नेट की अवेलेबिलिटी पे कि आपका ऑनलाइन क्विज़ हो रहा है या फिर LMS पे क्विज़ होगा। ओके बेटे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।